सलाम साथियों। कुछ दिनों के बाद अंतराल के समक्ष आपके समक्ष आज का वीडियो, जिसमें आपको जानने को मिलेगा देश के उस दर्द का सच जो शराबी हो चुका है। और इस लॉकडाउन में उस शराबी सच की हम बात करेंगे, उस शराब की भी बात करेंगे और शराब को पीने और बेचने वालों की भी बात करेंगे। उस शराबी सरकार की भी बात करेंगे और उस सरकार की शराबी व्यवस्थाओं की भी बात करेंगे और उस शराब के नशे में धुत उस सरकार की नीतियों की, राजस्व की नीतियों की भी बात करेंगे और कितना करोड़ों रुपया आपकी और मेरी जेब से सरकार ने कमा लिया इस शराब को बेचकर, या कहें कि मौत की सौदेबाजी में आपको मौत के बदले दूसरी मौत बेची गई और आपने हाथों हाथ उसको खरीदा या आपको खरीदवाया गया। जी हाँ, आपने मौत को खरीदा भी और आपको विवश भी किया गया कि आपको मौत को खरीदना भी पड़ेगा। इन सभी शराबी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको इन बातों को शराब में नहीं, उस जिंदगी के नशे के आदी होते हुए सुनना और समझना होगा कि हम शराब को महत्व देना चाहते हैं या ज़िंदगी को महत्व देना चाहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि जान है तो जहान है, एक तरफ सरकार कहती है कि जान है तो जहान है। और आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध का जन्म है, जो अहिंसा को लेकर, नशे को लेकर, व्यवस्था को लेकर और सत्य को लेकर और अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे बड़े व्यंग्यकार के रूप में आपकी और मेरे और विश्व के समक्ष विद्यमान भी थे कभी, और आज उनका दर्शन हम लोग अपनाने का प्रयास करते हैं। इन सभी बातों की आज चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ उन चीज़ों की भी चर्चा की जाएगी कि लॉकडाउन से ज़्यादा मौतें हुई, लॉकडाउन के बाद कितनी मौतें होंगी और लॉकडाउन में आखिर मौतें किनकी होंगी, कौन मरेगा लॉकडाउन से और कौन मारेगा, और मारने वाले को हम दोषी कहेंगे या नेता कहेंगे, ये व्यवस्था का पार्ट ही नहीं मानेंगे। इन सभी बातों की चर्चा की जाएगी। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को पूरा देखें। नए व्यूअर हैं तो दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को बिना शेयर करे मत जाएं। तो शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो। जय हिंद साथियों। देशद्रोही चैनल पर ये आपका देशद्रोही आपका स्वागत करता है। शराबी होता लॉकडाउन। इस वीडियो के अंतर्गत आपको मैं बता दूं कि मैं कुछ राज्यों के उसकी भी चर्चा करूंगा कि कितने करोड़ों की सरकार ने शराब बेची और कितना रेवेन्यू कमाया। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि साथ ही साथ वीडियो में आपको मेडिकल सुविधाओं की भी बात करी जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। शराब से कितना एक्साइज ड्यूटी मिलता है, यह आपको पहले जानना और समझना होगा। एक्साइज ड्यूटी मैं 2 वर्षों की रिपोर्ट की बात करूंगा, कुछ आंकड़े भी दूंगा, या धैर्य से सुनिएगा या कागज़ पेन से उसको लिख लीजिए, भविष्य में बड़ा काम आएंगे आपके समक्ष जब आप सवाल करेंगे अपने क्षेत्र के विधायक से, MP MLA से। 18 और 19 का मैं आंकड़ा देता हूं, जो एक्साइज ड्यूटी से उत्तर प्रदेश सरकार ने कमाया 25,700 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,700 करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी से कमाया। 2018 और 19 का रिपोर्ट है। और 19 और 20 की रिपोर्ट का बात करें तो ये रेवेन्यू अर्थात एक्साइज ड्यूटी 27,000 करोड़ पहुंच गया है। और जब बात करते हैं कर्नाटका की, उसके अंदर शराब के ऊपर, यह मैं 1 साल का बता रहा हूँ, जी हाँ, शराब के ऊपर कर्नाटका में एक्साइज ड्यूटी 18-19 की रिपोर्ट है, वह बताती है 19,750 करोड़ रुपए अर्जित किया। और 19 और 20 में वह 19,750 करोड़ से बढ़कर 22,900 करोड़ पहुँच गया। फिर जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, जो भारत में इस समय हब बना हुआ है कोरोना का, या कहें कि मजदूरों के पलायन का भी, उनकी समस्या का भी, वहाँ रेवेन्यू एक्साइज ड्यूटी था 15,343 करोड़ रुपए, जो कि बढ़कर हो गया है 19 और 20 में 32,000 करोड़ रुपए। बांग्लादेश की बात करते हैं तो 11,000 करोड़ है, 18-19 की रिपोर्ट है, और 20-21 में यह बढ़कर हो जाता है 12,874 करोड़ रुपए।
और तेलंगाना की बात करते हैं, नए देश के भारत के अंदर नया राज्य बनाया गया, विकास के मामलों में ज़रूरतों को पूरा करने के मामले में, तो उसका एक्साइज ड्यूटी कितना मिलता है 18-19 की रिपोर्ट में। शराब को बेचने से, केवल शराब को बेचने से 10,333 करोड़ रुपए और 21,500 करोड़ रुपए मिलता है 19 और 20 में। देश का दिल्ली की बात करते हैं। अगर आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी हो, आप जाइए वेबसाइट पर, थोड़ी मेहनत करें मेरे दर्शक, आपको वहाँ मिलेगा। हम दिल्ली की बात करते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कितना पैसा कमाया, केजरीवाल सरकार ही कहेंगे, तो उसने 19 और 20 की रिपोर्ट है 5,080 करोड़ रुपया कमाया केवल और केवल शराब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी से। आंकड़े में आगे भी छोड़ दूंगा, उसको भी नोट करिएगा। इस देश में कुछ दिनों से यह भी मांग उठ रही है कि जब आपने देश में शराब खोल दिए हैं, शराब के ठेके खोल दिए हैं, तो आप मंदिर और मस्जिदों को भी खोलिए। कर रहे हैं डिमांड, क्योंकि सरकार की नीतियां, सरकार के मंत्रियों को भी पता नहीं है कि वो किस मार्ग पर चल चुके हैं और क्या कदम उठाना चाहते हैं। अगली बार हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा लाइसेंस फीस यदि सरकार को कहीं से मिलती है तो उनका सबसे पहला उत्पाद शराब है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लाइसेंस फीस इस देश में सरकार को शराब की दुकानों को खोलने से मिलती है अपेक्षा दवाइयों के। उसका भी मैं आंकड़ा दूंगा आपको। इस देश में कितना एक्साइज ड्यूटी या कितना कस्टम ड्यूटी दवाइयों की दुकान से सरकार अर्जित करती है और कितना रेवेन्यू सरकारें शराब की दुकानों से पूरे भारत में प्रति वर्ष के अनुसार एकत्रित करती हैं, उसका भी डेटा दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और धैर्य से सुनते जाइए। देश के भीतर सबसे ज़्यादा मौतें शराब पीने वालों की भी होती हैं, आपको जानना होगा। ये 3 प्रकार की मौतें हैं। एक व्यक्ति जो शराब पीकर मरता है, एक व्यक्ति जो शराब पीने के बाद वाहन चलाता है, यात्राएं करता है वो, और एक व्यक्ति वो जो शराब पीने के बाद सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी बीमारी का शिकार भी हो जाता है। तीनों ही डाटे मैं आपको दूंगा कितनी मौतें होती हैं, क्योंकि मैं आज केवल सरकार की शराबी व्यवस्थाओं की शराफत की बात करने आया हूँ। मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं हूँ, ना ही कोई पत्रकार हूँ। मेरे चैनल पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलती है, लेकिन देश के दर्द को बयां करना देश की जनता के समक्ष हर नागरिक का कर्तव्य है। और यही हमको भारतीय संविधान का 51A नामक आर्टिकल भी सिखाता है कि देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है, जो भी समस्याएँ हैं, उसको समाज के समक्ष उजागर करने का प्रयास प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। मौत के सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपको बता दूँ कि कई किलोमीटर लंबी दुकानें आपको शराब की दुकानों पर दिख रही होंगी 3 मई के बाद से। तो सरकार ने जो 40 से 45 दिन का लॉकडाउन लगाया कि लोगों की मौतें ना हो, और आपने 2 से 3 दिनों में सरकार ने शराबी दुकानों को खोलने की जो परमिशन दी है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं लोगों ने गाजे बाजे के साथ शराब की दुकानों का मुहूर्त निकाल के खोला है। यानी कि आप कोई मंदिर या मस्जिद या मक्का या मदीना या गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए जैसे किसी को सजाते हैं, उसी प्रकार दुकानों को सजाया गया है और लोग मौत खरीदने के लिए लाइनों में लगे हैं। ये आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, और पढ़ने सुनने देखने के बाद आपने पेज भी पलट लिया होगा और चैनल भी बदल लिया होगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं वह मौत तो अभी मेरे दर से कोसों दूर है, मेरे चंगुल में, उसके चंगुल में मैं नहीं आने वाला। कुछ और डेटास की मैं बात करता हूँ। इस देश में अर्थात भारत में दवाइयों की दुकान के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी संख्या 10,000 है केवल। दवाइयों की दुकानों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी संख्या केवल 10,000 है, और शराब बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या केवल 72,000 है। जी हाँ, दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूटर इस देश में 10,000 हैं और शराब बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर इस देश में ये लीगल हैं, जो सरकार ने रजिस्टर हैं, घोषित हैं, 72,000 है। रिटेल फार्मेसी की जो दुकानें हैं उनकी संख्या 1,25,000 है। रिटेल फार्मेसी के जो दवाइयाँ बेचती हैं उनकी जो शॉप हैं, जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिटेलर से सामान लेकर आते हैं, उनकी संख्या फार्मेसी की 1,25,000 है। लेकिन जब आप शराब बेचने वाले रिटेलरों की संख्या सुनेंगे, होश फाख्ता होना लाजमी है। अगर नहीं होंगे तो अपने आप को मानव या मानवता के लिए सबसे बड़ा शत्रु मानिएगा। और शराब बेचने वाले रिटेलरों की जो संख्या है वह लिस्टेड, नामांकित, रजिस्टर, सरकारी केवल और केवल 1,25,000 नहीं 6,30,000 है।
यानी कि आपकी तवज्जो क्या है, महत्ता क्या है, इससे स्पष्ट होती है सरकारों की नीतियों पर और उस जनता पर भी जो सरकार से सवाल करने से पता नहीं क्यों डरती है कि आपको दवाई चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, शराब की दुकानों के बाहर लगी हुई लंबी लंबी कतारें चाहिए। और शराब पीने वाला शराब पीने के लिए किस हद तक जाता है आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। और शराब पीने के बाद अपने गली मोहल्लों में, समाज में, परिवार में कैसा नंगा नाच करता है, अपनी वीरता का बखान करता है, अपने वर्ग से निचले व्यक्ति को और अपने परिवार में अपने बीवी बच्चों पर कैसा सम्मान देने का प्रयास करता है, हम सभी ने देखा है। और बात करते हैं दवाइयों की जो स्टॉक होते हैं ना, जो दवाइयों के स्टॉक रखे जाते हैं, जैसे कि फसलों को रखने के लिए एफसीआई के गोडाउन होते हैं, गोदाम होते हैं, मॉल्स होते हैं, उसी प्रकार दवाइयाँ जहाँ सुरक्षित रूप से रखी जाती हैं, ऐसे स्टोर केस यानी कि स्टोर होम कितने हैं इस देश में? वह 65,000 हैं भारत में। और शराब को रखने के लिए स्टोर होम यानी कि शराब कहाँ सुरक्षित रह सकती है, ऐसे 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 स्थानों की आप संख्या कह लीजिए आम भाषा में, वह 65,000 नहीं है, 3,70,000 है। यानी कि 3,70,000 आपने इस देश में शराब को स्टोर करने के लिए स्थानों को सुरक्षित करा हुआ है। एक अन्य बात और अंतिम बात, डेटा बहुत है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं केवल इसीलिए आपकी शराफत को शराब से तोलने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी शराबी, मैं भी शराबी, और देश शराब में इस प्रकार टुल्ल हो चुका है कि शराब पीकर मरना उसे सम्मानजनक लगता है। और जब व्यवस्थाएं या संस्थाएं या स्वास्थ्य कर्मियों पर आप लाठीचार्ज भी करते हैं और वहीं फूल बरसाने का नाटक भी करते हैं, और ऐसे ऐसे डॉक्टर भी हैं कि देश सेवा के नाम पर रेन कोट पहनकर अपनी सेवाएं देते हैं, और हम आज भी चाइना से फर्जी किट लेकर हम उस पर कोई केस नहीं करते हैं। तो हम पुनः आते हैं वीडियो पर और बात करते हैं दवाइयों और शराब पर। इस देश में रजिस्टर्ड दवाइयों की जो क्या कहते हैं भारत में, वो है संख्या है, यानी कि रजिस्टर्ड जो दवाइयों की संख्या है, दुकानों की संख्या है, जो सरकार के आंकड़ों के अकॉर्डिंग वह है 5,50,000 दवाइयों की। और शराब की दुकानें यानी कि शराब के विक्रेता, उनकी संख्या है 19,80,000। यानी कि शराब बेचने वाले 72,000, शराब बेचने वाले रिटेलर 6.5 लाख, शराब के जो स्टॉक हैं उनकी संख्या है 3.5 लाख से ज़्यादा, और शराब की दुकानों की संख्या भारत में 19,80,000। तो इससे आपको समझना होगा, जानना होगा कि हमारी महत्ताएं अर्थात हमारी चुनी हुई व्यवस्थाओं के नुमाइंदों की महत्ताएं किस ओर है, किसको ज़्यादा महत्व देना चाहती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने अर्थव्यवस्था से पहले मानवता की बात की, हमने लॉकडाउन लगाया, अर्थव्यवस्था को तो हम रिकवर कर ही लेंगे 1 साल में, 2 साल में, लेकिन जो जान चली जाएगी उसको हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे देश के माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहते हैं कि जान है तो जहान है। जनाब, अगर आप साहेब ये समझते हैं कि जान है तो जहान है, तो आप शराब बेचकर कौन सा अमृत बांट रहे हैं, और शराब बेचकर आप किन लोगों की जान सुरक्षित कर रहे हैं। देश का ये नागरिक जो आपको 2 बार वोट दे चुका है, आपसे सवाल करता है। सवाल पसंद आए तो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, सवाल पसंद ना आए तो मुझे देशद्रोही या किसी और मुल्क में भेज दीजिएगा, मैं तैयार हूँ। और कुछ बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? राजस्व की बात करते हैं। इस मुल्क में लगभग जो मैंने आपको डेटा बताया अभी कि कितनी दुकानें शराब की हैं, कितने रिटेलर हैं, इन सब का आंकड़ा लगभग 2,50,000 करोड़ बैठता है, केवल 250,000 करोड़ बैठता है। इतना सरकार को राजस्व मिला शराब की दुकानों से 1920 की रिपोर्ट बताती है। यानी कि 2,50,000 करोड़ रेवेन्यू कितना होता है? ये जनाब उतना होता है कि अगर इस रेवेन्यू को आप बजट में निकाला जाए तो 27% निकलता है, और ये सरकार 27% के बजट के नाम पर लोगों को मौत बांटने पर जश्न का माहौल बना चुकी है। अब हम आते हैं कुछ मौतों पर, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि किससे कितनी मौतें होती हैं इस देश में। प्रतिदिन शराब पीने वालों की मौतें की संख्या 183 है प्रतिदिन।
जो शराब पीकर मर जाते हैं, एक्सीडेंट वाले केस नहीं हैं, लीवर यानी कि सिरोसिस और लीवर का जो कैंसर होता है उसकी संख्या नहीं, उसका आंकड़ा मैं बाद में बताऊंगा। 183 लोग केवल शराब पीकर मरते हैं प्रतिदिन की संख्या में, और इसे 183 को 165 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या निकलेगी लगभग 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख लोग प्रति वर्ष इस देश में शराब पीकर मरते हैं। और कैंसर, जिन लोगों को सिरोसिस ऑफ लीवर एक बीमारी होती है, लीवर में होती है, उससे प्रतिदिन 82 अर्थात 82 लोग मरते हैं शराब पीकर, जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर का कैंसर होता है। और जो लोग शराब पीकर गाड़ियां चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनकी संख्या 73 है, अर्थात 73 लोग एक दिन में मरते हैं गाड़ियां चलाकर। आप 73 को ले लीजिए, 82 को ले लीजिए और 183 को ले लीजिए, लगभग 300 के समथिंग ये आंकड़ा, इस 400 के समथिंग ये आंकड़ा बनता है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6-7 लाख में जाएगा प्रति वर्ष का, यानी कि एक साल में हम 6 से 7 लाख लोगों की जान गंवा देते हैं शराब से। इसको हमें सुनना होगा और कहीं ना कहीं विचार भी करना होगा। थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कितना सरकार को और कमाई होती है लाइसेंस से। जी हाँ, क्योंकि सरकारों का ये तर्क है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत या पटरी पर लाने के लिए ही हमने ये दुकानें खोली हैं। और कल ही एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हो गया है, किसी PIL फाइल हुई है कि शराब की दुकानों को इसलिए बंद करवाया जाए कि इससे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। जो लोगों में डिस्टेंसिंग बनाई गई थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग खासकर, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और इससे कोरोना महामारी फैलेगी, कम नहीं होगी। तो उसको लेकर PIL भी फाइल हुई है, तो उसकी भी बात आप मीडिया में देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक छोटे से इस एरिया की, प्रदेश की, मैं उसका नाम भी बताऊंगा जहां कितनी शराब की दुकानें हैं, बियर, देसी शराब, उसके कुछ आंकड़े हैं। वीडियो का अंतिम भाग है। मेरी इस शराब नामक वीडियो को आप शेयर करेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा, आपके परिवार के लिए बेहतर होगा। और मेरी तो ये भी एक प्रस्ताव है कि जिस प्रकार जिन लोगों को कोरोना है, सरकार ने ऊपर स्टैंप लगाया है, 14 दिन तक क्वारंटाइन किया है, मेरे ये 2 सुझाव हैं कि जो लोग शराब की दुकानों में शराब ले रहे हैं, सरकार ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद ना दे, ना कोई राशन पानी दे, कि जो लोग 500-1000 की शराब लेकर 1 घंटे में या 1 दिन में पी सकते हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ दूसरा प्रस्ताव और सुझाव ये है, वोट डालने के बाद जिस प्रकार सरकार उंगली पर स्याही लगाती है और उसका प्रतीक होता है कि इस व्यक्ति ने देश के विकास में वोट के माध्यम से अपना विकास के नामक योगदान दिया है, तो उसी प्रकार जो लोग शराब लेने जा रहे हैं, सरकार उन पर भी एक लॉकडाउन नामक जो स्टैंप है वह लगाए और बताए कि इन लोगों ने शराब ली है, इतने लोगों को हमने शराब बेची है, उसका डाटा भी रिलीज हो। इस लॉकडाउन के समय में भी एक प्रदेश से, एक राज्य से, एक जिले से कितने लोग शराब के लिए आतुर हैं, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे साला बुजुर्ग हो। अब हम बात करेंगे कुछ लाइसेंस की फीस की। एक नोएडा नामक एक छोटा सा राज्य का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है नोएडा, उसमें 115, जी हाँ 115 विदेशी शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस के नाम पर सरकार ने जो पैसा कमाया उसको आप सुनिए। 115 विदेशी शराब की दुकानों के लिए सरकार ने लाइसेंस की जो फीस वसूली है नोएडा से, उसका डाटा है 34 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये एक साल का, ठीक है। 34 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये नोएडा में 115 विदेशी शराब की दुकानों से जो लाइसेंस की फीस ली है, ये उसका डाटा है। और वहीं 214 एक साल की लाइसेंस की फीस ली है सरकार ने उन क्या कहते हैं, उन दुकानों से जो कि देशी हैं। एक होती है विदेशी शराब, एक होती है देशी। जो देशी शराब की दुकानें हैं नोएडा में, उनकी संख्या 214 है। उससे जो लाइसेंस की फ़ीस ली है उनका आंकड़ा बहुत छोटा है, 34,000 नहीं है, 34 करोड़ 90 लाख 51-50 हज़ार करोड़ नहीं है, उसकी संख्या है केवल 239 करोड़ 18 लाख 10,433, बस इतना ही है।
आपके लिए जनाब ये आंकड़ा है, आंकड़ा ही रहेगा। किसी ने बोला है कि लोग आंकड़ों में इस देश को समझना चाहते हैं, तो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 115 विदेशी शराब की दुकानों पे जो लाइसेंस की फ़ीस ली सरकार ने, वह 34 करोड़ 91 लाख 50,000 थी। और वहीं देशी 214 शराब की दुकानों पर जो लाइसेंस के नाम से सरकार ने रेवेन्यू या राजस्व वसूला, उनकी लाइसेंस के लिए जो पैसा लिया उसकी संख्या है 234 करोड़ 18 लाख 10,433। अंत में बचती हैं 129 बियर की दुकानें जिस पे सरकार ने लाइसेंस देकर फीस वसूली। उनका आंकड़ा है 12 करोड़ 52 लाख 40,000। इन सभी को जब आप टोटल करेंगे 34 करोड़ 91 लाख को, 239 करोड़ 18 लाख को और 12 करोड़ 52 लाख 40,000 समथिंग को, तो टोटल आंकड़ा बैठता है लगभग 286 करोड़ 62 लाख समथिंग। यानी कि आपने इस लगभग 300 करोड़ रुपए के लालच में, और ये जो मैं राजस्व और ये जो लाइसेंस की जो मैंने राशि बताई है, यह 1 साल की है। 1 साल के लिए नोएडा नामक छोटे से क्षेत्र से सरकार ने इतना पैसा कमाया है। तो जो सरकार कहती है कि जान है तो जहान है। यदि आपको जहान की चिंता है, यदि आपको जान की चिंता है, तो आप मौत का व्यापार करते हैं, और उसके नाम से व्यापार ही नहीं करते हैं, लोगों को लाइन में लगाया है, चलने पर मजबूर किया है कि मौत को खरीदें, मौत को पिएं और मौत का नंगा नाच अपने समाज में रहकर अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्चों के समक्ष करें। तो दोषी ये शराबी व्यवस्थाएं हैं जो देश को खोखला ही नहीं कर रही हैं। आने वाली पीढ़ियाँ क्या हमसे सीख लेंगी, उसका भी मार्ग कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास कर चुकी है। वीडियो और नहीं बनाऊंगा, मैं और लंबा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल इस विषय के लिए नहीं था। लेकिन अपने आप को कितना मैं रोकूं, कितना कंट्रोल करूं, समझ में नहीं आया। जब लाखों करोड़ रुपए सरकार को राजस्व की चिंता है, तो वह उन मजदूरों की चिंता नहीं करेगी जो 700-800 रुपये ट्रेन का किराया देने के लिए मजबूर हैं। ये वह मजदूर हैं जो कई महीनों से भूखे प्यासे, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नौकरी का अभाव है, रोजगार का अभाव है, मालिकों ने निकाल दिया है, खाने को दाना नहीं है, उनसे तो आप पैसा लेने के लिए अपना अधिकार समझते हैं। और एनपीए के नाम से 8,700 लाख करोड़ रुपए आपने माफ़ कर दिया, और शराब की दुकानों में आपने लाइन खड़ी कर दी। और आप कहते हैं कि आपको मजदूरों की चिंता है, मानव की चिंता है, मानवता की चिंता है, कि जी नहीं। आप इस शराबी व्यवस्था में लोगों को नशे में इस प्रकार चूर, इस प्रकार मदहोश कर देना चाह रहे हैं कि आपसे सवाल ना करें। यदि मेरे जैसे या कुछ पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, तो आप उसको नए नए नामों से सुशोभित कर रहे हैं और कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। वीडियो को शेयर करेंगे तो 2 बार शुक्रिया। नए व्यूअर हैं और इसको लाइक ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। अगर आप शराबी हैं तो वीडियो को अधूरा देखकर भी जा चुके होंगे। यदि आप शराब का, मैं कहता हूँ, विरोध मत करिए, क्योंकि इस देश में कुछ लाखों लोग ऐसे भी होने चाहिए जो एक वहशी की, एक दरिंदे की, एक अपमानजनक या गिरे हुए व्यक्ति की मौत मरने के भी हकदार हैं। जो शराब पी रहे हैं किस मौत के हकदार हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सरकार को सोचना होगा कि आपको स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की चिंता है, सुरक्षा कर्मियों की चिंता है, या आपको रेवेन्यू, अर्थव्यवस्था, जीडीपी या राजस्व की चिंता है। जय हिंद, जय भारत, सलाम।